को पढ़कर फिर हम ना स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। हाँ, अपनी सीक्वेंस एंड सीरीज रखी है हमने। गैमेटोजेनेसिस को बाद में पढ़ेंगे आज। अरे भाई, ये मैं मार्कर ले आया हूँ गलती से, बोर्ड वाली। सुहानी दूसरी जो है वो जल्दी जल्दी भाग जाए, उड़ जाए, नहीं तो मैं सिस्टम से उड़ा दूंगा। सुहानी जल्दी जल्दी जल्दी। चलो ओके ओके बाबा सुहानी ओके। हाँ भाई आ जाएं। पता नहीं मैसेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल, टाइम देखो मैं कितना हुआ है। बहुत तेजी से टाइम बीत गया है हमारा पढ़ने का। आज मैं फर्स्ट ईयर की क्लास में गया था, इंटर वहां पे थी ना, मुझे पता ही नहीं था। मैंने वहां पे सिस्टम चलाया ये वो, फिर देखा कि ये तो क्लास जो है ओके। फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक को जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नाम है मेंस्ट्रुअल, ये मेनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब है मंथली। जो मंथली पीरियड्स होते हैं, जो मंथली ब्लीडिंग होती है ह्यूमन के फीमेल से, ये हर मंथ में रिपीट होती है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली पीरियड्स कहते हैं। भाई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है? जो ब्लीडिंग होती है वो कहां से होती है, रीजन क्या है, हर माह में क्यों होती है? सुने, ये फीमेल बॉडी के अंदर ये ऑर्गन है, आप बताएंगे इसका नाम क्या है? नाम इसका यूटेरस। तो यूटेरस की जो अंदर वाली लाइनिंग है इसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का काम है इम्प्लांटेशन करना। एंडोमेट्रियम इज सेंसिटिव टू हार्मोन। अच्छा, इम्प्लांटेशन करने के लिए इसको क्या होना पड़ता है? इसको मोटा होना पड़ता है। ये ग्रो करती है, ये ग्रो करती है, वास्कुलर बनती है, थिक बनती है और सॉफ्ट बनती है, ताकि यहां पे जो जाइगोट है वो आके इम्प्लांट हो सके। तो ये जो एंडोमेट्रियम थिक बनी है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, वास्कुलर है, ब्लड वेसल है, ये प्रिपेयर हुई है फॉर द इम्प्लांटेशन, फॉर बेबी। बेबी को ग्रो करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए थिक, सॉफ्ट एंड स्पंजी एंड वास्कुलर बनी है फूड देने के लिए। अब अगर 14वें दिन पता है हमें कि ओव्यूलेशन होती है, याद है ना? ओव्यूलेशन होती है तो एग निकलता है ओवरी से, जाता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट से एग की जर्नी टू द यूटेरस ये 6 से 7 दिन लगते हैं। तो ये एग आता है, अगर फर्टिलाइज हुआ तो ये जाइगोट बन गया, मोर्यूला बन गया, ब्लास्ट्यूला बन गया। तो ग्रोथ करके ये जाइगोट एम्ब्रियो के फॉर्म में आके ब्लास्ट्यूला स्टेज में आके इम्प्लांट होता है। ये आपको पढ़ाया है मैंने। अगर बताएं फर्टिलाइजेशन नहीं हुई
क्या हर मंथ एग प्रोड्यूस नहीं होगा? होगा होगा, एग प्रोड्यूस होता रहेगा, एग प्रोड्यूस होता रहेगा। हर माह एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन करता रहेगा, चाहे इम्प्लांटेशन हो या ना हो। इम्प्लांटेशन कब होगी? जब ओव्यूलेशन हो, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रॉपर ग्रोथ हो टिल ब्लास्ट्यूला। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, वही बात कर रहा हूं मैं। तो ब्लास्ट्यूला एज तक आने तक ये वेट करता है, एंडोमेट्रियम अपने आप को थिक एंड वास्कुलर बंद करता है। अगर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन ना हो तो जाइगोट ना बनेगा, मोरुला नहीं बनेगा, ब्लास्ट्यूला नहीं बनेगा, इम्प्लांट नहीं होगा। अगर इम्प्लांट नहीं होगा तो भाई ये प्रिपरेशन किस काम की? थिक बनाना, वेस्कुलर बनाना। तो ये जो थिकनेस है, ये वस्कुलरिटी है एंडोमेट्रियम की, ये सारी टूट कर, ये टूट फूट कर ब्लीड के फॉर्म में निकल जाती है। ये जो ब्लीडिंग होती है इसे हम कहते हैं क्या? मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है? इम्प्लांटेशन नहीं हुई, फिर अगले मंथ इम्प्लांटेशन के लिए ये एंडोमेट्रियम टूट गया, पतला सा बचा, पतला सा बचा। ये एंडोमेट्रियम जो है सारे का सारा ये टूट जाएगा, एंडोमेट्रियम ये सारे का सारा जो है टूट जाएगा, और टूटने के बाद वही एंडोमेट्रियम पतला रहेगा। फिर अगले मंथ ये अपने आप को ग्रो करके मोटा करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। फिर इम्प्लांट नहीं हुआ तो फिर जो है ये यूटिरस जो है अपने आप को शेड कर देगा। तो ये है मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस के मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, मेंस्ट्रुएशन है क्या, मेंस्ट्रुएशन के रीजंस क्या हैं। इट्स ऑल अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अब एक साइकिल होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल। एक साइकिल होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल। ऑस्ट्रियस साइकिल का क्या मतलब है? ऑस्ट्रियस साइकिल को हम हीट साइकिल भी कहते हैं। ये ह्यूमन के फीमेल को छोड़कर बाकी जो एनिमल की फीमेल्स हैं, बाकी एनिमल की फीमेल्स हैं, उनके अंदर ये साइकिल होती है। क्या ये? इनके यूटेरस के अंदर या इनके अंदर जो एग के बनने के दिन हैं वो हर माह में नहीं होते। इनकी एक पर्टिकुलर सीजन होती है जिसमें ये एग बनाती है फीमेल। एक बार एग बनता है एक सीजन में, और ये सीजन कब आती है? हर एनिमल के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे भाई अब सुनिए, रेट का प्रेगनेंसी पीरियड है 22 दिन। चूहे का, माइस, फीमेल माइस के पेट के अंदर 22 दिन में बच्चा बनता है, और ह्यूमन में 9 मंथ की प्रेगनेंसी है। एलिफेंट में 22 मंथ। अच्छा सुनिए, 22 मंथ प्रेगनेंसी में लगते हैं, तो इसकी एग बनाने की सीजन क्या 1 साल में आ सकती है? 2 साल में नहीं, ये 5 साल में एक दफा एग देता है। 5 साल में एक बच्चा पैदा करता है एलिफेंट। और माइस तकरीबन 2 माह में बच्चा पैदा करता है। 22 दिन उसकी प्रेगनेंसी है। शॉर्टेस्ट और जल्दी ब्रीड करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो माइस है एनिमल के अंदर, और स्लो ब्रीडर जो है वो, ब्रीडर मतलब बच्चा देने वाला, वो एलिफेंट है। तो भाई इनके अंदर या तो कुछ 4-5 मंथ के बाद, या साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद एक सीजन होती है इनकी जब ये एग प्रोड्यूस करते हैं। मुझे बताएं, क्या ये हर मंथ अपने यूटीरस को प्रिपेयर करेंगे जबकि हर मंथ में एग नहीं बन रहा? नहीं। तो यूटीरस को प्रिपेयर किया जाता है कब? जब एग बने। एग बनेगा तो स्पर्म आएगी, फर्टिलाइजेशन होगी तो बच्चा इम्प्लांट होगा। एग के बनने से यूटीरस की प्रिपरेशन है, तो ये नहीं करते, तो इनके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। इनके अंदर क्या होता है भाई? सुनिए, फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंसान के अंदर ज्यादा है, हर मंथ में एग बन रहा है, या इन एनिमल्स के अंदर
जिनमें 5, 6, 7, 8, 9 मंथ के बाद या साल 2 साल के बाद ह्यूमन के अंदर इनका जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो कम है। तो चांसेस बढ़ाने के लिए ये फीमेल्स क्या करती हैं, सुने। इनकी फीमेल के अंदर क्या होता है, इनकी फीमेल के अंदर या तो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं ओस्मोफोर, या तो ये वाइस वाला बिहेवियर करती हैं। ये फीमेल जब एग प्रोड्यूस होगा, उस एग प्रोड्यूस करने के टाइम इनकी यूटिरस से केमिकल निकलेंगे और वो केमिकल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे मेल को अट्रैक्ट करेंगे। यानी जब एग प्रोड्यूस करेगी फीमेल, उस टाइम बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाएगी और हीट बढ़ने से केमिकल प्रोड्यूस होंगे और केमिकल को सूंघ कर मेल अट्रैक्ट होगा फीमेल की तरफ। यानी केमिकल प्रोड्यूस होना इज अ साइन ऑफ एग फॉर्मेशन। तो कैसे मेल को अट्रैक्ट करती हैं कि हमारी बॉडी में एग बना है, केमिकल सीक्रेट करके। उन केमिकल की एडोर केमिकल, स्मेलिंग केमिकल की वजह से मेल जो है, वेल की कैपेसिटी बताऊं, वेल जो एनिमल है, फिश है जो मेल मैमल है, ब्लू वेल, ये 11,000 किलोमीटर तक अपनी फीमेल को समझ सकता है कि इसकी बॉडी में एग बने हैं बाय सीक्रेटिंग द केमिकल्स फ्रॉम द फीमेल। इन केमिकल को सेंस कर सकता है 11,000 किलोमीटर पर पानी के अंदर। तो भाई ये मेल के अंदर सूंघने की कैपेसिटी है और फीमेल के अंदर केमिकल, जस्ट अट्रैक्ट करना है फीमेल को, फीमेल ने मेल को। और या तो वाइस, जैसे बिल्ली वगैरह या डोमेस्टिक एनिमल, जब उनके अंदर एग बनता है तो उस टाइम ये वाइस करते हैं, केमिकल भी बनते हैं और वाइस भी करते हैं। ये फिजिकल एक बिहेवियर है, साइन है कि एग बना है, ठीक है, ओके। जब ये वाइस प्रोड्यूस करते हैं तो हम इनकी क्या करवाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल की मैटिंग, इंटरकोर्स करवाते हैं। और इंटरकोर्स करवाने से हमें कैसे पता चलता है कि इनके अंदर एग बना है, उनके वाइस से। उनमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, यूरिनेशन बढ़ जाती है, उस टाइम यूरिन ज्यादा करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, जिनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर। भाई ओस्ट्रियस साइकिल में मेंसेस नहीं होते, मंथली पीरियड्स नहीं होते, ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। और ये एग जो है सीजन में बनता है, तो हर मंथ रिपीट नहीं होती, हीट साइकिल कहते हैं, हीट ज्यादा होती है। ऑल अदर एनिमल में होगा, ह्यूमन के अलावा। चिंपैंजी एंड ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, चिंपैंजी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बाकी सारे चिंपैंजी को छोड़कर बाकी सारे के अंदर ये होती है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो सुने भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो भाई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं 28 डेज, ठीक है। ये बीच में मैंने रखे 14th डे और ये 7th डे और ये 21st डे। पहले 7 दिन, दूसरे 7 दिन, तीसरे 7 दिन, चौथे। कम से कम एवरेज ये 28 दिन की होती है। ये 28 से ऊपर भी जा सकती है, कम भी हो सकती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में तकरीबन एवरेज 28 दिन में रिपीट होती है। मैं 2 लाइंस ड्रा कर रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, दोनों एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की लाइंस हैं, ठीक है, एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की लाइंस हैं आपको समझाने के लिए। अब मुझे बताएं, ये जो हार्मोन है जिसका नाम है GnRH कहां से प्रोड्यूस होता है, राइट इन द चैट बॉक्स, जल्दी बताएं। हाइपोथैलेमस से ये प्रोड्यूस करवाता है 2 हार्मोन को, एक का नाम है FSH और दूसरे का नाम है LH। पता है आपको FSH हार्मोन जो है पहले ज्यादा होता है, फिर जो है ये कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। और जबकि आप LH को देखेंगे तो पहले कम होता है, फिर ये ज्यादा होता जाता है, ज्यादा होता जाता है। 14वें 13वें 14वें दिन के अंदर ये अपनी पीक लेवल पर होता है। इसको समझते हैं सही तरीके से। अच्छा सुने, जो FSH हार्मोन होता है ये क्या करता है, इसको मैं येलो से करता हूं, ये येलो कलर का
ये FSH है आपका, ठीक है, और ये साइन जो है ये आपकी LH की है, ब्लू की। अब समझें गौर से भाई, ये मैंने बनाई हैं, पता नहीं क्या मैं बना रहा हूं, ये बड़ी हो गई और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, ये मैक्सिमम लेवल पर आ गई हैं कुछ सेक्स, जिसका नाम है फॉलिकल्स। क्या नाम है? फॉलिकल्स। तो मैंने ये बनाई फॉलिकल्स, ठीक है। तो FSH क्या करेगा? FSH इन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। तो फॉलिकल क्या करेंगी? ग्रोथ। जैसे जैसे ग्रो करती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ये पहली फॉलिकल प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं इसको, ठीक है। उससे जो पहले बनी ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शरी फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन का मतलब है मैच्योर, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। तो भाई ग्राफियन फॉलिकल तक ये क्या हुई? ग्रोथ हुई। इसने ग्रोथ करवाई स्टिमुलेट करके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। कहां से प्रोड्यूस हुआ? GnRH से। तो ये जो फॉलिकल बढ़ती गई, इन फॉलिकल ने क्या किया पता है आपको? इन फॉलिकल्स ने प्रोड्यूस करवाया एक हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। हार्मोन का नाम क्या है? ईस्ट्रोजन। अब मुझे कौन बताएगा ईस्ट्रोजन के लिए, कौन बताएगा ईस्ट्रोजन के लिए? ये फॉलिकल छोटी है तो ईस्ट्रोजन क्या होगा? थोड़ा। फॉलिकल बड़ी है तो ईस्ट्रोजन कितना? बहुत। फॉलिकल बड़ी हो गई है तो ईस्ट्रोजन और भी बहुत। फॉलिकल बिल्कुल 100% बड़ी हो गई है तो फॉलिकल ईस्ट्रोजन की लेवल हाई। समझ आ रही है? तो फॉलिकल का काम क्या है? क्या प्रोड्यूस करना? ईस्ट्रोजन। अब देखेंगे कि ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है। अब पता है ईस्ट्रोजन का काम है, ईस्ट्रोजन का काम है क्या? एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाना। एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाना। तो मैं ये लाइन लगा रहा हूं किसकी? एंडोमेट्रियम की, कि भाई ये एंडोमेट्रियम को जो है ईस्ट्रोजन है, ये क्या करेगा? ये ग्रो करवाता जाएगा एंडोमेट्रियम को। तो भाई ये एंडोमेट्रियम जो है, ये पहला दिन, ये 7वां दिन, ये 14वां दिन, 21वां दिन, ये 28वां दिन। तो ये एंडोमेट्रियम ग्रो करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, ठीक है। ये करती जा रही है। ये एंडोमेट्रियम की क्या बनाई है मैंने? थिकनेस बनाई है। चलो, ये ग्राफ हो गई किसकी? एंडोमेट्रियम की, ठीक है। ये थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम पहले दिनों में नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। पहले दिनों में क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। अच्छा, अब मुझे बताएं, ईस्ट्रोजन का ये काम है एंडोमेट्रियम को थिक एंड वास्कुलर करना। ईस्ट्रोजन पैदा कब हुआ? फॉलिकल जब स्टिमुलेट हुई। फॉलिकल ने को किसने स्टिमुलेट किया? FSH ने। तो FSH देखें पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है, और कम हो गया है, और कम हो गया है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जा रहा है। और ईस्ट्रोजन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो भाई क्या मैं कहूं ईस्ट्रोजन की फुल जो लेवल है, ये इंडिकेट करती है कि एग बन चुका है, मैच्योर है। जो ईस्ट्रोजन की लेवल है वो इंडिकेट कर रही है कि एग बन चुका है, मैच्योर है। फुल ईस्ट्रोजन की लेवल जब हो जाएगी तब क्या समझेंगे हम? एग मैच्योर है। तो अब क्या एग के मैच्योर होने के बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को आना चाहिए? नहीं। ये क्या क्यों आया? फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए कि एग बनाओ, ग्रो करके एग बनाओ। एग तो बना लिया, अब इसको आना चाहिए क्या? नहीं ना। तो ईस्ट्रोजन ही FSH को नेगेटिव फीडबैक करता है। कौन सा फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। कि पहले ईस्ट्रोजन नहीं था तो FSH ज्यादा था, अब ईस्ट्रोजन आ गया है तो FSH कम हो गया है। ईस्ट्रोजन और बढ़ गया तो FSH और कम हो गया। ईस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा, FSH कम होता जाएगा। ईस्ट्रोजन मैक्सिमम लेवल पर है तो FSH मिनिमम लेवल पर है। ये बात समझ आई कि ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक है FSH पर, और ईस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक है किसका?
ईस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक है LH पर। देखें ईस्ट्रोजन नहीं है तो LH भी नहीं है, कम है। ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, LH भी बढ़ता जा रहा है। ईस्ट्रोजन पीक पर है 14वें दिन पर, तो LH भी पीक पर है। तो ईस्ट्रोजन को कौन सा हार्मोन चाहिए? ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके कह रहा है मैंने एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर लिया है, अब इंप्लांट होने के लिए आए। कौन आए? ब्लास्ट्यूला आए, ब्लास्ट्यूला आए, एग आए। तो ईस्ट्रोजन की डिमांड क्या है कि एग को निकालो, है ना। ईस्ट्रोजन कह रहा है मैं ऊपर आ गया हूं, अब एग बना लिया है मैंने, निकालो एग को। तो कौन से हार्मोन को एग निकालने के लिए बुलाएगा? आओ भाई, मैंने अपना काम कर लिया है, आप भी आओ मेरे साथ। मेरे साथ आपका होना जरूरी है, ईस्ट्रोजन के साथ LH का। तो LH पर कौन सा फीडबैक है? पॉजिटिव फीडबैक है। बढ़ता जाएगा, LH को लेके आएगा, लेके आएगा, लेके आएगा। तो भाई LH का यहाँ पे सर्ज क्या है? मैक्सिमम है। जैसे अंडा निकलता है, इसे एग से, एग फॉलिकल से जैसे एग निकलता है बाहर, इस प्रोसेस को पता नहीं क्या कहते हैं, आप बताएं तो। एग के निकलने को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ये होती है 14वें दिन पर। ओव्यूलेशन कब होती है? 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफेन फॉलिकल है, ओवरी किसकी बनी हुई थी? 2 सेल्स की, फॉलिकल्स की बनी हुई थी। फॉलिकल 2 सेल्स की बनी हुई थी, एक oocyte और दूसरा फॉलिक्यूलर सेल। तो oocyte तो निकल गया, एक तो निकल गया oocyte, बाकी क्या बचा? मैच्योर होके निकल गया। बाकी बचा सर, बाकी इसके अंदर क्या बचा? बाकी बचा फॉलिक्यूलर सेल्स, ये बचे, ये फॉलिक्यूलर सेल्स बचे। अब ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स बचे, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम येलो कलर देकर हम कहेंगे ये बची खाली पाउच, और नाम देंगे कार्पस कैलोजम। क्या नाम देंगे इसको? कार्पस कैलोजम का। ये बन गई हमारे पास कार्पस कैलोजम। अब कोई पूछे कार्पस कैलोजम क्या है, तो आप कहेंगे सर फॉलिकल माइनस एग इज इक्वल टू कार्पस कैलोजम। सर फॉलिकल से एग निकालें तो जो फॉलिक्यूलर सेल बचेंगे वो मर जाएंगे oocyte के अलावा, क्योंकि oocyte के लिए ही तो जीते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, फूड देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं oocyte को। oocyte जब बड़ा होता है, निकल जाता है बाय LH, तो ये मर जाते हैं। मरी हुई स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्पस कैलोजम। और ये जो कार्पस कैलोजम है येलो कलर की होती है। ये कार्पस कैलोजम जो है, कार्पस कैलोजम, कार्पस ल्यूटम, कार्पस कैलोजम नहीं भाई, वो मैं दिमाग के पार्ट की बात कर रहा हूं, सॉरी, कार्पस ल्यूटम। ये इसको क्या कहेंगे? कार्पस कैलोजम नहीं भाई, गौर से सुने, कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम बना लिया ये येलो कलर का स्ट्रक्चर, कार्पस ल्यूटम। तो कार्पस ल्यूटम डेड है। अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? वही काम करेगा जो ये कर रहे थे। ये क्या काम कर रहे थे? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये एस्ट्रोजन की जगह पे एक और हार्मोन का प्रोड्यूस करेगा, जिसका नाम हम लेंगे कौन सा? प्रोजेस्टीरोन। और ये जो प्रोजेस्टीरोन है वो ही काम करेगा एस्ट्रोजन वाला, एंडोमेट्रियम को मेंटेन। 14वें दिन तक एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करता है बताएं? 14वें दिन तक एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन करता है? एस्ट्रोजन। 14वें दिन के बाद एस्ट्रोजन का बनना स्टॉप, प्रोजेस्टेरोन का बनना स्टार्ट। तो एस्ट्रोजन वाला ही किया हुआ काम मेंटेन करना एज अ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, आगे ये मेंटेन करता रहेगा। अब अगर जब प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस खत्म, जैसे एंडोमेट्रियम खत्म होगा तो ये जो एंडोमेट्रियम है, जैसे प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया, ये एंडोमेट्रियम टूट के बिगल जाएगी और ब्लीड होगी, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। मतलब मेंस्ट्रुएशन किसकी कमी की वजह से होगी? प्रोजेस्टेरोन की कमी। जो संभालने वाला नहीं होगा तो ये टूट जाएगी। समझ आ रही है? अच्छा, प्रोजेस्टेरोन कब तक पैदा होता रहेगा? जब तक कार्पस ल्यूटम होगा। तो भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कार्पस ल्यूटम है प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करके करके क्या होती जाएगी? छोटी पतली जाएगी, होती जाएगी। 28वें दिन तक ये जो है, ये तकरीबन 26वें 27वें 28वें दिन खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी, अब मुझे बताएं, एस्ट्रोजन जो है पहले थोड़ा, फिर ज्यादा 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 होता जा रहा था। प्रोजेस्टेरोन कैसे होगा? प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ कैसे बनाएंगे आप कहेंगे सर देखें, ये हम बना रहे हैं रेड कलर से, हम बना रहे हैं एस्ट्रोजन,
ये ईस्ट्रोजन बना रहे हैं, ईस्ट्रोजन बना रहे हैं। ये ईस्ट्रोजन कौन से दिन तक? 14वें दिन तक ईस्ट्रोजन फिर सडन फॉल ईस्ट्रोजन का, ठीक है। और सर ये बना रहे हैं हम प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कम 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 है, ठीक है, कम है कम है। 14वें दिन के बाद ये बढ़ता जाएगा 21वें दिन का मैक्सिमम, फिर ये कम होता जाएगा 28वें दिन तक खत्म। भाई क्यों? 14वें दिन के बाद बनना स्टार्ट हुआ थोड़ा, फिर बहुत, फिर बहुत, फिर बहुत, फिर बहुत। 21वें 22वें दिन इसकी पीक होती है प्रोजेस्टेरॉन को। क्यों भाई? जब ये कार्पस ल्यूटम बना, क्या डायरेक्ट 100% प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा? नहीं, सीखेगा बनाना। तो पहले थोड़ा बनाएगा, होगा बड़ा, थोड़ा बनाएगा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। पहले 7 दिन यानी 14 से 7 दिन ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन करता जाएगा। 21वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन को कम करता जाएगा 26वें दिन या 27वें दिन प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन खत्म। तो जब प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाएगा तो मुझे बताएं 28वें दिन क्या होगा? एंडोमेट्रियम रहेगी, टूट जाएगी, पिघल जाएगी, फिर ये टूटने लगेगी, जिसे हम कहेंगे ब्लीडिंग, जिसे हम कहेंगे ब्लीडिंग। जो मंथली पीरियड्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन होती है हर मंथ में, ठीक है भाई। यहां तक ये बात हो गई। आगे अभी हमने 2 हार्मोन्स को पढ़ा है। ये ईस्ट्रोजन की ग्राफ है, ये किसकी ग्राफ है? ये जो है ईस्ट्रोजन की ग्राफ है, और ये येलो कलर वाली सर, ये वाली प्रोजेस्टेरॉन की है। इट मींस ये जो हार्मोन है ये किसके हार्मोन है? ओवरी के बनाए हुए हार्मोन है। कौन से? एक ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ये एंडोमेट्रियम पे काम कर रहे हैं। ये जो हमने ग्राफ बनाई है, ये 2 हार्मोन की बनाई, एक FSH और LH। अच्छा मुझे अब ये बताएं, ये जो ब्लू कलर का ये हार्मोन था जिसका नाम था LH, ये 14वें दिन तक ज्यादा था, फिर अचानक इसने फॉल किया, ठीक है, अचानक इसने फॉल किया, फिर फॉल ही फॉल है, नीचे है। और ये जो येलो कलर का हार्मोन था जिसको हमने FSH कहा था, 14वें दिन तक थोड़ा बहुत हुआ है, फिर ये भी नीचे। क्या 14वें दिन के बाद FSH और LH की नीड है? नहीं। क्यों? एग बन भी गया, FSH ने बनवाया, और रिलीज भी हो गया, LH ने करवाया। फिर क्या? फिर 28वें दिन तक ये प्रोड्यूस नहीं होंगे, नहीं होंगे। कब होंगे? वी विल डिस्कस इन डिटेल राइट नाउ। 1 मिनट भाई, पानी पी लो अभी। अब अगर मैं आपसे बात पूछूं इन चीजों से, तो ये चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। एक बात बताएं आप मुझे, एक बात बताएं, ये जो है ना कार्पस ल्यूटम, कार्पस ल्यूटम हम कहते हैं कि ये सिर्फ प्रोड्यूस करता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन। मगर ये एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है, और ये इनहिबिन भी प्रोड्यूस करता है, इनहिबिन। इनके काम मैं पढ़ाऊंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटम इज प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन करता है मगर बिल्कुल कम, ना के बराबर। तो मेन जो फंक्शनल है वो प्रोजेस्टेरॉन है। सुने, बिकॉज एग इज फॉर्म्ड। ओके, अब सुने, अब सुने, मेरी बात सुने भाई। ये जो LH ब्लू कलर का, ये LH का ग्राफ मैंने बनाया है, और ये येलो कलर का FSH का ग्राफ मैंने बनाया है। LH का सर्ज क्यों हुआ बताएं? ये LH का जो सर्ज है ये क्यों बना, मुझे बताएं। आप कहेंगे सर एस्ट्रोजन ज्यादा था, ये पता चला हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने सोचा अरे भाई एग तो मैच्योर है, एग को तो निकालना है। एग को निकालने के लिए हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया GnRH, तो GnRH ने प्रोड्यूस करवाया LH, LH ने एग को रिलीज करवाया। बात समझ आई? ड्यू टू द एस्ट्रोजन। मगर सीक्रेट किसने करवाया? LH, हाइपोथैलेमस ने। तो एस्ट्रोजन अगर नहीं बढ़ता तो LH नहीं आता, GnRH नहीं आता, GnRH नहीं आता तो LH नहीं आता। अच्छा सुनिए, ये जो छोटा सर्ज बनाया है मैंने, ये रेड का जो बना रहा हूं ये वाला, ये किसका सर्ज है भाई?
ये किसका सर्ज है? FSH का। ये सर्ज क्यों है? ये क्यों है आप कहेंगे सर? सुने, सिंपल बात है भाई। कैसे सिंपल बात है? कैसे सिंपल बात है? ईस्ट्रोजन बढ़ गया है, FSH को तो कम होना चाहिए, ये क्यों बढ़ा? आपने कहा सर ईस्ट्रोजन जब थोड़ा होता है ना, जब थोड़ा होता है तो नेगेटिव फीडबैक करता है FSH पर, मगर जब ये बढ़ जाता है ना तो इतना नेगेटिव फीडबैक नहीं करता, फिर पॉजिटिव फीडबैक भी करता है। सुने भाई, यानी हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन causes positive feedback on FSH। अब देखें, लो कंसंट्रेशन में ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक करता है इस पर और उस पर पॉजिटिव, हाई कंसंट्रेशन में इस पर पॉजिटिव फीडबैक। अब आ जाओ भाई, अब छोड़ दिया मैंने, अब बड़ा हो गया हूं, अब क्या झगड़े आपसे, FSH आप भी आ जाओ, ये कहता है ईस्ट्रोजन। देखिए ना, रिजल्ट आपके सामने है कि बात कुछ यूं है कि भाई LH को बुलाने के लिए क्या ये जरूरी है कि नहीं? GnRH जरूरी है, और GnRH क्या करता है? LH को अकेला प्रोड्यूस नहीं करता है, FSH को भी करता है, दोनों को रिलीज करवाता है इकट्ठे। तो अब बताएं मुझे, LH का आना इट मींस लाजमी FSH का भी आना। तो LH के आने की वजह से FSH का सर्ज हो रहा है, क्योंकि मैसेज दोनों के लिए एक ही है। समझ आ रही है? आप कहेंगे सर फिर जो है ये जो FSH है ये बिल्कुल कम क्यों है एज कंपेयर टू द LH? वो जो पहले जो दुश्मनी थी LH के साथ, FSH के साथ ईस्ट्रोजन की, वो अब हुई है ना। तो जितनी प्रोग्रेस LH ने पहले की थी उतनी FSH ने नहीं की थी। अब FSH के साथ कब बात बनी है? जब ईस्ट्रोजन बढ़ गया है तब बात बनी है, उसके साथ पहले से ही बात बनी हुई है। समझ आई बात? बड़ी लॉजिकल बात है मगर सिंपल है, ठीक है ना? ओके। तो भाई अब मैं पूछूंगा आपसे हजारों ढेरों सवाल। अब बताएं मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज नंबर 1 कौन सा है? आप कहेंगे सर पहले से लेकर तीसरे तक या 5वें तक। पहला जो फेज है उसे हम कहेंगे M फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। फिर 5वें दिन से या तीसरे दिन से लेकर 14वें दिन तक जो फेज है सर दूसरा वाला, इसे हम कहेंगे फॉलिक्यूलर फेज। क्या कहेंगे? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। देखें भाई, मैं रिपीट करता हूं, पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक जो मेंस्ट्रुएशन होती है ये M फेज हो गया। ये बढ़कर तीसरे दिन से किसी फीमेल को 5 दिन तक जो होते हैं मेंस्ट्रुएशन होती रहती है, और मोर देन वेरी रेयर अप टू द 7 डेज, मगर जनरली फर्स्ट टू 3 डेज और फर्स्ट टू 5 डेज। तो ये फर्स्ट टू 3 या रेयरली 1 to 5 और वेरी रेयरली 1 to 7 ये M फेज है। फिर 3rd से लेकर या 5th से लेकर 14th डे तक ये फॉलिक्यूलर फेज है। फिर ये 14वें दिन का जो फेज है, झटके वाला, थोड़ा शॉर्ट पीरियड वाला, ये तीसरा फेज है, इसे हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन वाला, ओव्यूलेशन के बाद कौन सा है? ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज कौन सा, किसको कहते हैं? जिसमें कार्पस ल्यूटम बनती है। तो भाई मैं आगे चलता हूं फिर, तो पहले फेज को M फेज, दूसरे को फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट का मतलब है ग्रो करना, फैलना, ग्रो करता है। फॉलिक्यूलर फेज में कौन ग्रो करवाता है? FSH पीक पर होता है, ठीक है? FSH जो है वो काम करता है FSH कम होता जाता है, LH बढ़ता जाता है, मगर FSH का काम है ये करना। और 14वें दिन का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज ये फेज नंबर 3rd। ओव्यूलेटरी फेज के बाद 28वें दिन तक जो पीरियड नंबर कौन सा 3rd जो होता है उसे हम कहते हैं ल्यूटल फेज। क्या कहते हैं? ल्यूटल फेज।
या इसे और कहते हैं सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज क्यों? क्योंकि कार्पस ल्यूटम क्या सिक्रेट करता है? सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। आप कहेंगे सर इनहिबिन का रोल तो नहीं बताया आपने। सर बताता हूं, वेट। अच्छा, अब कौन बताएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 30 दिन तक हो सकती है, 30 से 32 दिन तक हो सकती है। फिर क्या होगा? सर सुने, ल्यूटल फेज इज कांस्टेंट, इट इज अबाउट 14 डेज। कितने दिन का होता है? 14 डेज का होता है। अब अगर बताएं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 30 दिन की है तो कार्पस ल्यूटम कब शुरू हुआ? ल्यूटल फेज कब शुरू हुआ? आप कहें 30 से 14 निकालें, 14 निकालेंगे तो 16 डेज, 16 डेज से 30 तक ये ल्यूटल फेज है, और ये पहले 16 डेज ये 3 फेज हो गए। अच्छा, तो ये हुआ कि ओव्यूलेशन 14वें दिन तक भी हो सकती है, 16वें दिन तक भी हो सकती है ना? ये हुआ ना, लॉन्गेस्ट फेज भी ये, कांस्टेंट फेज भी ये। इनमें वेरी आ सकती है ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। चलो भाई, चलो भाई, अब अगर मैं आपसे पूछूं फर्टिलाइजेशन के बेस्ट डेज कौन से हैं, आप कहेंगे सर 12वें दिन 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रही है तो 1-2 दिन पहले, 12 दिन से लेकर 1-2 दिन बाद 16, ये 12वें से लेकर 16वें दिन तक ये बेस्ट चांस है फर्टिलाइजेशन के। क्योंकि कुछ इधर भी डेज कर दें, कुछ उधर भी कर दें, कभी यहां पे कभी कम हो सकती है, कभी बढ़ सकती है। पहले क्यों? क्योंकि कम भी हो सकती है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन ये एवरेज टाइम है, इससे कम भी हो सकती है। कम हो सकती है तो 14वें दिन ओव्यूलेशन होगी क्या? पहले होगी ना? नहीं, मेंस्ट्रुएशन पे डिपेंड नहीं करता। फॉलिक्यूलर फेज भी लंबा छोटा हो सकता है, दोनों मेंस्ट्रुएशन एंड फॉलिक्यूलर लंबे छोटे हो सकते हैं। ओव्यूलेटरी मिनटों का काम है, ल्यूटल फेज जो है कांस्टेंट है। अब सुने भाई, मैं रिपीट करता हूं एक चीज को यहां से। अब मुझे कमेंट में बताएं कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, किसकी कमी की वजह से मेंस्ट्रुएशन होती है? बताएं, किसकी कमी की वजह से मेंस्ट्रुएशन होती है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन 28वें दिन तक प्रोजेस्टेरोन कम। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, एक और सवाल पूछूं आपसे, कौन सा? ये वाला। अगर भाई, अगर 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाए, अंडा यहां पे आ जाए, ठीक है, अंडे आने के बाद मुझे बताएं एंडोमेट्रियम में ग्रोथ है, ये 14वां दिन है, ठीक है, ये 14वां एंडोमेट्रियम मैच्योर है, ग्रो हुई है। तो 14वें दिन से 21वें दिन तक एंडोमेट्रियम मेंटेन है ना? मेंटेन है ना? एंडोमेट्रियम मेंटेन है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन गया तो प्रोजेस्टेरोन आ गया, एस्ट्रोजन गया तो प्रोजेस्टेरोन आ गया। चलो भाई, अब बताएं ओव्यूलेशन के बाद कितने दिन में इंप्लांटेशन होती है? कितने दिन लगते हैं? 6 से 7। तो 14 से लेकर 6 करें या 7 करें, यानी 21वें दिन इंप्लांटेशन होगी। और 21वें दिन देखें पीक है किसकी? एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस की पीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन पीक पर है। आर यू गेटिंग? जब इंप्लांटेशन होने वाली है तब एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस पीक पर है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन पीक पर है। इट मींस प्रोजेस्टेरोन too much required at the time of implantation, and the implantation days probably the 21st day. अच्छा, अगर implantation हो जाए सर, ये मुझे जरूरी बताना, ये मुझे जरूरी समझाना है आपने। अगर ये एंडोमेट्रियम है मोटी सी, और ये है क्या है? ये वाला है ब्लास्टुला, ये बन गया कनेक्शन, और इस कनेक्शन को क्या कहेंगे सर आप? पहले जो बनता है प्लेसेंटा एपिब्लास्ट के सेल से, ट्रोफोब्लास्ट सेल से प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है क्या? प्रोजेस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा? अब बताएं, क्या मैं कहूं 21वें दिन इंप्लांटेशन होगी, इंप्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन 2 बनाएगा। अब बताएं, अगर इंप्लांटेशन हो गई
तो क्या 27वें या 28वें दिन प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी? क्या 28वें दिन ये जो प्रोजेस्टेरोन पहले कम था, ये जो प्रोजेस्टेरोन पहले कम था बड़ा, ये 28वें दिन कम, ये कम होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा आप कहेंगे? सर प्रोजेस्टेरोन 2 आएगा, ये प्रोजेस्टेरोन 2, ये प्रोजेस्टेरोन 2, भाई ये प्रोजेस्टेरोन 1। तो 1 प्रोजेस्टेरोन किससे सीक्रेट हुआ ये बताना है आपने, और 2 प्रोजेस्टेरोन किससे सीक्रेट हुआ ये बताना है आपने। भाई आप कहेंगे 1 एंडोमेटर से, कार्पस ल्यूटम से प्रोड्यूस हुआ, और जो 2 है वो प्लेसेंटा से हुआ। इट मींस जब प्लेसेंटा बनेगा एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, जब प्लेसेंटा बनेगा प्रोजेस्टेरोन बनेगा। इट मींस प्लेसेंटा बनने के बाद, गेस्टेशन पीरियड होने के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद मेंस्ट्रुएशन होगी? एंडोमेट्रियम फॉल आउट होगी? नहीं, एंडोमेट्रियम रिमेन मेंटेन बाय प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन 2। प्रोजेस्टेरोन 2 एंडोमेट्रियम को क्या करता रहेगा? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता रहेगा, रेगुलेट करता रहेगा। कितने मंथ तक? 9 मंथ तक, प्रेगनेंसी के पीरियड तक। ठीक है, अब भाई सवाल है मेरा, अब मेरा एक और सवाल है, सर 9 मंथ की प्रेगनेंसी पूरी हो गई, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की हो गई बर्थ, बर्थ के बाद 40 दिन के बाद क्यों मेंस्ट्रुएशन होती है? पहली 40 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है? आप कहेंगे सर जब बर्थ हुई ना, जब बर्थ हुई तो एंडोमेट्रियम का बड़ा बुरा हाल हुआ। एंडोमेट्रियम का जब बर्थ हुई तो देखें, ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, ये बच्चे का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंडोमेट्रियम से, ये बच्चा है। तो जब बच्चा निकला तो ये जो प्लेसेंटा था ये एंडोमेट्रियम को 100% तोड़ फोड़ के निकला है। भाई मुझे बताएं, ब्लीडिंग होने से एंडोमेट्रियम को ज्यादा नुकसान होगा मेंस्ट्रुएशन से या बर्थ से? बर्थ से जाहिर बात है, प्लेसेंटा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बर्थ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नुकसान होगा। तो एंडोमेट्रियम को रिकवर करने के लिए बर्थ में ज्यादा टाइम चाहिए या मेंस्ट्रुएशन में ज्यादा टाइम चाहिए? बताएं। रिकवरी के लिए बर्थ में, टूट गया है ज्यादा तो ज्यादा दिन लगता है ओरिजिनल पोजीशन लाने तक। क्या भाई पहले तो दिन आप नोट करेंगे, बर्थ के बाद 11 दिन तक ब्लीडिंग होती है फीमेल से, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि बच्चा निकलना, फिर प्लेसेंटा निकलना, प्लेसेंटा के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता, ये प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मुझे एक और सवाल पूछना है आपसे। कौन सा सवाल है? मुझे बताएं, यहाँ पे कितने फेज पढ़ाए मैंने आपको? कितने फेज पढ़ाए? कौन से फेज पढ़ाए मैंने? एक एम फेज, दूसरा फॉलिक्यूलर फेज, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज और चौथा ल्यूटल फेज। फेडरल में ओव्यूलेटरी कोई फेज नहीं है, 3 फेज हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग फेज, फॉलिक्यूलर फेज और ल्यूटल फेज। मुझे बताएं प्री ओव्यूलेटरी किसको कहेंगे आप? प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन से पहले फॉलिक्यूलर फेज को। पोस्ट ओव्यूलेटरी किसको कहेंगे आप? पोस्ट ओव्यूलेटरी, ल्यूटल को। ठीक है, कितने फेज हैं ये फेज बताएं? पहले से 5वें दिन या तीसरे दिन तक ये फेज का नाम बताएं, फेज 1 का, और 5वें या तीसरे से 14वें तक का नाम बताएं, और 14वें से लेकर 28वें दिन नाम बताएं। एम फेज, फॉलिक्यूलर या प्री ओव्यूलेटरी या प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटल फेज या secretory phase या post ovulatory phase. It's all about menstrual cycle. We will discuss in detail the process of gametogenesis in female, means oogenesis, and male means spermatogenesis tomorrow. Okay? जिसको अभी तक menstrual cycle का सिस्टम समझ नहीं आया वो भाई कल मुझसे सवाल पूछ ले, I will guide you, या मेरे पुराने लेक्चर जो पढ़े हैं वो सुन ले, क्लियर हो जाएगा भाई इंशाल्लाह। ठीक है।